जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी के बारे में कुछ। इसमें हमारे साथ मिसाइल्स, फाइटर प्लेन और फाइटर इक्विपमेंट भी अब एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो इन सभी के बारे में कुछ चर्चाएं चलेंगी। तो दिल थामे बैठे रहिए, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस सूरत एक स्टील्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर है, साथ ही आईएनएस उदयगिरी एक स्टील्थ गाइडेड फ्रिगेट है। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट में दो फर्क होते हैं। डिस्ट्रॉयर उन्हें कहते हैं जिनसे बड़ी बड़ी मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, वह वर्टिकल मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम होते हैं, और फ्रिगेट में अधिकतर मशीन गन्स लगे होते हैं। हाँ, ये भी है कि ये बेड़े में शामिल होते हैं, पर इनका अधिकतर काम तट की रक्षा करना होता है, जिसे पेट्रोलिंग में भी काम आती है। ये डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं, पर इनका भी काम बहुत महत्वपूर्ण है। भले इनमें सिर्फ बंदूकें रहती हैं या छोटे मोटे मिसाइल्स होते हैं, पर ये अपने समुद्री बेड़े का एक बहुत ही अभिन्न अंग होते हैं। ये छोटे होने के बावजूद बड़े से बड़े जहाज इनके सामने धराशायी हो जाते हैं। उदयगिरी एक बार पहले भी भारतीय सेना में ऐड हुई थी, मतलब ये उदयगिरी शिप नहीं, इसके पहले एक और उदयगिरी नाम से फ्रिगेट, जो कि 1976 में हमारे इंडियन नेवल फोर्स में ऐड हुई थी, पर उसे 2007 में डिसकमीशन कर दिया गया। आईएनएस सूरत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, और वहीं आईएनएस उदयगिरी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी दोनों ही हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर लोड लेने में पूरी तरह से सक्षम है। अब हेलीकॉप्टर नहीं रहेंगे तो युद्ध में मजा कैसे आएगा। देखिए, चाइना जानबूझकर उंगली किए जा रहा है, वह जानबूझकर जलते हुए आग में और घी डाल रहा है। ये रसिया यूक्रेन वॉर के वजह से जो मार्केट में इन्फ्लेशन आई है, जिस हिसाब से कंट्रीज की इकोनॉमी धराशायी हो रही है, उस हिसाब से कोई भी नहीं चाहेगा कि चाइना पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि चाहे जो भी हो जाए, उस पर किसी भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वह आधे से ज़्यादा पूरे दुनिया का मार्केट चाइना अकेले संभालता है। कई देशों के ऐसे बाजार हैं जो सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट से ही भरी हुई है। अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट वहाँ से हट जाए तो वह मार्केट सीधे सीधे बंद हो जाएंगी। तो यह बात चाइना बहुत अच्छे से जानता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने जानबूझकर वह मैसेज लीक किया ताकि वह यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को चमका सके, और कि यहाँ यूएसए कोई गलत कदम उठाए और जहाँ दुनिया में पूरी यूएसए की थू हो सके। जिसके बाद चाइना और रसिया, बस यही दो सुपर पावर कंट्रीज बच जाते हैं जो दुनिया पर अपना दबदबा बना सकते हैं। देखिए, चाइना के इस उंगली करने की आदत को अगर ठीक करना है, पर एक गुजारिश है मेरे पूरे भारत के लोगों से, भारत के नेताओं से, और भारत के जो सर्विसमैन हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे। देखिए, हम लोग दाल रोटी खाकर भी काम चला सकते हैं। भारत पहले से खेती में सबसे आगे था, खेती में सबसे आगे है, और खेती में आगे सबसे रहेगा भी। पर आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर हम लोग दाल रोटी खा काम चला सकते हैं, तो आप लोग भी कुछ समय कष्ट कीजिए, ज़रा सा अपना करप्शन रोक दीजिए। अभी मुश्किल की घड़ी है, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि भारत पर कितना प्रेशर है। आज गेहूं निर्यात को रोक दिया गया है, जिस वजह से अभी तो गेहूं और गेहूं के बाकी सामानों का दाम नहीं बढ़ा है, पर एक टाइम पे ऐसा होगा कि गेहूं खत्म होने लगेगा। मानते हैं कि किसान फिर उगा लेंगे, पर उगाने में टाइम लगेगा। उस बीच अगर ख़त्म हो रहा है, तब आप समझ सकते हैं कि गेहूं के दाम में कितना इन्फ्लेशन आएगा। इसलिए कुछ समय अपना पॉकेट भरना रोकिए, और हो सके तो थोड़ा सरकार और अपने भारत पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैसे भारत को अच्छे से और शांति से इस मुश्किल की घड़ी से आगे निकाला जाए। तो अब तीसरे टॉपिक की बारी, जापान। जी हाँ, बहुत सालों के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब अपना फाइटर इक्विपमेंट, मिसाइल और बड़े बड़े जहाज एक्सपोर्ट करने का सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि जापान कोई फाइटर मार्केट बनना चाहता है, बस जापान की कुछ मजबूरियां हैं, जिस वजह से जापान सोच रहा है कि इसके संग कुछ और देशों को कंबाइन किया जाए, जिससे जापान का ये जो सपना है उसे साथ साथ और कंधे से कंधे मिला के इसे आगे ले जाया जा सके, ताकि दुनिया किसी से भी डरे ना। आइए देखते हैं क्या है इसमें। जापान वर्ल्ड वॉर 2 में जिस हिसाब से अमेरिका द्वारा उसे हराया गया, जिस हिसाब से अमेरिका और कुछ देशों के द्वारा उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, उसके बाद से जापान पूरी तरह से अटक गया, रुक गया।
हाँ, हालांकि उसकी इकोनॉमी डेवलप करती गई, क्यों? क्योंकि वह अमेरिका के अंडर में था। अमेरिका ने उसे साफ तौर पे कह दिया था कि आप न तो हथियार किसी को बेचेंगे, न तो आप अपने हथियार बनाएंगे, और ना ही आप सैनिक रखेंगे, जो भी होगा वह हम देखेंगे। तो इसी वजह से जापान सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री के डेवलपमेंट पर देखते गया। देखिए, जापान का दिल आया है एक सपनों के फाइटर प्लेन पर। जी हाँ, जापान ने एक फाइटर प्लेन डिज़ाइन किया है जो कि अमेरिका के दो फाइटर प्लेन F-22 और F-35 कंबाइन करके वह एक नए F-3 एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया है, जिसमें वह अत्याधुनिक आज के यूएसए का माने कि दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर प्लेन का कुछ, और F-35 यानी वह भी बहुत ही उन्नत है, उसका कुछ कंबाइन करके एक नया फाइटर प्लेन तैयार किया है, जिससे वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो सकता है। जिससे वह प्लेन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि कोई भी माई का लाल उसे हरा नहीं सकता, यानी उसे जल्दी मारना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। पर इसमें बात आ जाती है फंडिंग की। जापान भले ही डेवलप कर चुका है, पर जापान में न तो इतनी पॉपुलेशन है, न तो जापान की इतनी इनकम है कि वह यह सारा खर्चा अकेले उठा सके। इसी वजह से जापान ने 12 कंट्रीज़ को चुना है, जिससे वह इन कंट्रीज़ को भी अपने इस मिशन में शामिल करेगा, और साथ ही जितने भी इसमें देश है उन सभी को यह फाइटर प्लेन अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सपोर्ट करेगा, मिसाइलें एक्सपोर्ट करेंगे और फाइटर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेंगे, बदले में उसे पैसे मिलेंगे, जिससे वह और भी नए किस्म के हथियार, नए किस्म के फाइटर प्लेन और नई किस्म के मिसाइलें बना सकें और अपना रक्षा खुद कर सकें। तो जापान का भी केस स्टडी हो गया ख़त्म। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले क्वाड समिट की बैठक हुई, जिसमें 4 देश शामिल थे। यह 4 देश हैं जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। यह 4 देश चाहें तो चाइना की उंगली करने की आदत को शांत कर सकते हैं। कैसे? चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, ठीक। रसिया भी यूक्रेन को हराकर उसके कुछ हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। पर आज रसिया का क्या हालत है? रसिया बहुत थक चुका है लड़ते लड़ते, पर वह फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। पर उसे थकाया किसने? जाहिर सी बात है, यूएसए, यूके और भी कई देश हैं जो रसिया को सबक सिखाना चाहते हैं, पर वह सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि यूक्रेन को पीछे से हथियार और पैसे देकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। यही ठीक ताइवान के साथ करना है। पर यूक्रेन का हेल्प कब किया गया? जब यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो गया, जब यूक्रेन के कई शहरें रसिया के कब्जे में चले गए, यूक्रेन की जनसंख्या कई प्रतिशत घट गई, उसके बाद यूक्रेन को इतनी सहायता दी गई। पर ताइवान के साथ ऐसा नहीं करना है। ताइवान को वक्त रहते सैन्य सहायता, साथ ही उसे जो भी एयरफोर्स, नेवल फोर्स जो भी ज़रूरत पड़े, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और हो सके तो जो भी कंट्री चाहे ताइवान के आगे पीछे आकर हेल्प कर सकता है। देखिए, ताइवान को अगर अभी सुरक्षित रखा जाएगा तो आगे चल के चाइना शांत हो सकता है, और अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लिया तो चाइना को रोकना दुनिया में किसी के भी हाथ में नहीं रहेगा।